समलंब चतुर्भुज को अलग अलग प्रकार से हम लोग डिजाइन कर सकते हैं, जैसे कि ये भी हमारा समलंब चतुर्भुज है, ये भी और ये भी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं परिमाप की। अब इसका जो हमें परिमाप निकालना है तो इसमें क्या हो जाता है, जैसे कि समय होता है तो चारों भुजाओं को हमें जोड़ देना। जैसे सीबी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम इस वाली भुजा को लेते हैं तो सीबी, इस वाली भुजा को लिया तो इसका नाम डीसी है, इस वाली भुजा को लिया तो इसका नाम एडी है, और इस वाली भुजा को लास्टली हम जोड़ेंगे तो जो कि एबी है। अब जिसकी जितनी भी वैल्यू है उसको जब हम उसमें रख देंगे तो क्या हमारा परिमाप निकल जाएगा। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं कि इधर ए है, बी है, सी है और डी है। क्योंकि समलंब चतुर्भुज में मैक्सिमम दो ही भुजा समान हो सकता है, मतलब एक मेजरमेंट का। बाकी ये दोनों समान तो होगा नहीं, क्योंकि असमांतर होगा और क्या है, दोनों का माप अलग अलग होगा, तभी वो समलंब कहलाता है। जैसे कि अगर कोई हम यहाँ पे एक फिगर छोटा सा ड्रॉ करते हैं, ये देखो, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों भुजा तो असमान माप की है, ये ऊपर वाली छोटी नीचे वाली लंबी है और समांतर है, फर्स्ट कंडीशन। अभी जो सेकेंड लाइन जो आप देख रहे हैं जो असमान है, मतलब असमांतर है, लेकिन ये समान है क्योंकि दोनों बराबर है। अगर इधर एक्स है तो इधर भी एक्स है, ये वैल्यू दिया हुआ रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे परिमाप क्या होगा, सबसे पहले हम लोग सीबी का देखें तो सीबी का हमारा वैल्यू बी दिया हुआ है, डीसी का वैल्यू सी दिया हुआ है, एडी का वैल्यू डी है और एबी का वैल्यू ए है। तो ये हमारा क्या आ गया, परिमाप आ गया। जैसे कि आप लोग कर चुके हैं, इस पर एग्जाम्पल आप खुद देख लोगे। परिमाप हमारा बहुत छोटा चीज़ है, बड़ी चीज़ हमारे लिए तो विकर्ण है, क्योंकि परिमाप तो सब में वैसे ही निकलता है चारों को जोड़ के। अब जैसे कि हम लोग अगर विकर्ण की बात करें तो समलंब चतुर्भुज का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं कि उसका क्या विकर्ण होगा, कैसे, तो देखते हैं। ये जो हमारा समलंब चतुर्भुज है, अब देखो इसमें दो विकर्ण कौन कौन सा होगा। एक तो ये वाला विकर्ण होगा डीबी, पहला विकर्ण। दूसरा विकर्ण हमारा कौन सा होगा, ये एसी। दो विकर्ण यहाँ पे कौन कौन बन रहे हैं, डीबी और दूसरा बन रहा है हमारा एसी, और दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर बिल्कुल भी नहीं है। अब जब हम विकर्ण फाइंड करते थे पाइथागोरस के थ्योरम से, तो पाइथागोरस थ्योरम तो तब यूज होता है ना जब हमारा जो त्रिभुज है वो समकोण हो। लेकिन अब जो ये वाला हम त्रिभुज देख पा रहे हैं, ये वाला, केवल ये वाली त्रिभुज ए सी और बी वाली त्रिभुज को हम जो देख रहे हैं, तो ये किसी भी एंगल से हमें समकोण नहीं दिख रहा है। तो फिर हम इसका ये वाला लाइन का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारे लिए क्वेश्चन है। इसके बाद सेकेंड हमारा जो विकर्ण बन रहा है, हमारा ये वाला विकर्ण बन रहा है। अब इस वाले त्रिभुज को देखें अगर हम, इस वाले त्रिभुज को, तो भी ये त्रिभुज हमारा कहीं से समकोण नहीं है। अगर हम इस साइड से देखें तो भी हमारा समकोण नहीं, क्योंकि ये जो यहाँ पे बन रहा है कोण, ये हमारा समकोण है नहीं, तभी तो ये समलंब चतुर्भुज है। अगर चारों कोण समकोण ही निकल जाते तो ये समलंब चतुर्भुज क्यों होता है। तो विकर्ण निकालना बिल्कुल भी आसान नहीं है। लेकिन जब हमारे पास कुछ ऐसा समलंब चतुर्भुज हो, ये वाला समलंब चतुर्भुज देख लो जिसमें ये बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो ये वाला तो है हमारा कि चलो भाई ये 90 डिग्री का है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये सीधी रेखा है। ये हमारा पहला विकर्ण, अब नाम दे दिया अगर ए बी सी डी, तो ये जो विकर्ण है हमारा बी डी, इसमें एक विकर्ण हमारा बी डी है। अब दूसरा विकर्ण कौन सा होगा, तो वो हमारा होगा ए सी। इसको हम इस टाइप से करते हैं, दूसरा विकर्ण हमारा है ए सी। दोनों विकर्ण बराबर तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, लेकिन हमें विकर्ण अगर फाइंड करना है तो जैसे उसमें नाम दे दिया था, तो इधर भी ए बी सी डी मेजरमेंट दे देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला देख पा रहे हैं आप कि ये एक बन रहा है हमारा त्रिभुज बन रहा है, जो कि एक समकोण त्रिभुज है। हमने इसको ड्रॉ किया है, ये वाली जो त्रिभुज बन रही है इसको हमने ड्रॉ किया है, तो जिसका नाम क्या है, बी है, डी है और सी है। ये 90 डिग्री का है। ऊपर में वैल्यू डीसी की वैल्यू सी मिली हुई है यहाँ पे, और बीसी की वैल्यू बी मिली हुई है। हमें फाइंड क्या करना है, डीवी फाइंड करना है। तो जैसे पाइथागोरस का हम लोग यूज कर देंगे, और उसमें क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। तो कर्ण, समकोण के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। ठीक है, और जो जिसपे परपेंडिकुलर गिरा है तो यही तो हमारा लंब है, और ये हमारा हो जाता है आधार। तो कर्ण यहाँ डीबी है, जिससे कि हमें फाइंड ही करना है, प्लस एल स्क्वायर। एल हमारा कौन सा है, तो ये है बी, तो बी का कर दिया स्क्वायर, और आधार हमारा सी है तो सी का कर दिया स्क्वायर। तो डीबी की वैल्यू आपको क्या फाइंड हुई, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला आपका निकल के आया एक विकर्ण का। अब हम सेम दूसरे विकर्ण का फाइंड करेंगे, ये वाला विकर्ण जो जिसे कि डॉट डॉट से इंडिकेट किया था। तो एसी को हम फाइंड करेंगे। तो एसी के लिए त्रिभुज कौन सा बन रहा है, कुछ इस टाइप वाला ये त्रिभुज हमारा है। हमने इसको ड्रॉ किया है, ये वाली त्रिभुज को, जिसका कि यहाँ कॉर्नर पे नाम है ए बी और ऊपर में नाम है सी। अब यहाँ 90 डिग्री कहाँ पे बना हुआ आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे 90 डिग्री हमारा बन रहा है इस वाले त्रिभुज में। और इस तरफ नाम है हमारा ए बी की वैल्यू कितनी है, ए दी हुई है, और बी सी की वैल्यू क्या है, बी दी हुई है। हमें फाइंड करना है ए सी। तो सेम है जैसे अभी किया था वैसे ही करेंगे। तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा दोनों विकर्ण का फॉर्मूला हो गया कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये बिल्कुल ही पाइथागोरस वाले फॉर्मूले पे डायरेक्ट जा रहा है, इसमें कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही। तो विकर्ण का ये दोनों जो फॉर्मूला है, केवल आपको समकोण, जब एक समलंब में एक समकोण कोण बन रहा होगा, बोलेगा कि कोई एक समलंब है जिसका कि कोई दो कोण समकोण है, तभी आपका ये वाला फॉर्मूला काम आएगा। जहाँ पे कि ए और बी क्या रहेगा, ए बी क्या रहेगा, तो ये रहेगा समकोण की आसन्न भुजा। ठीक है, समकोण की आसन्न भुजा रहती है ये। अब आसन्न भुजा किसको कहते हैं, तो आपको पता है कि जब दो भुजा ऐसे करके ऐसे जुड़ी हुई है ना, एक दूसरे से ऐसे जुड़ी हुई है, तो इसको ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों को हम आसन्न भुजा बोलते हैं। ऐसे ही कोण में भी कुछ इसका होता है यूज। अब बी सी क्या है यहाँ पे, तो बी सी भी क्या है, समकोण की आसन्न भुजा। जैसे
कि कोई भी समलंब बन रहा है, जैसे आपने इसमें देखा ही, तो यहाँ पे एक 90 डिग्री तो यहाँ बन रहा है, दूसरा 90 डिग्री हमारा बन रहा है यहाँ पे। तो सब एक 90 डिग्री अगर हम अब इसको इग्नोर करते हैं तो इस 90 डिग्री का आसन भुजा कौन कौन सा हुआ, ए और बी, जिसकी वैल्यू ए और बी है। तो चलो इस पे ये हो गया। अब दूसरी 90 डिग्री हमारी यहाँ पे बन रही है और जिसकी की दो आसन भुजा में से पहले की माप सी और दूसरी की माप क्या है, बी है। तो इस टाइप से यहाँ बी सी आ गया है। तो जब कोई समलंब चतुर्भुज आपका समकोण होगा तभी आप इस फॉर्मूले का यूज करके विकर्ण को फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज जब हम फाइंड करने जाएंगे तो बहुत मेहनत लगेगी और फिर भी रिजल्ट बेहतर नहीं आएगा। इसके लिए आपको डायरेक्ट फीता का यूज करना पड़ेगा। हम इस पे एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि ये हमारा समलंब चतुर्भुज है जिसकी एक तरफ 4 और 3 दिया हुआ। आपको बस एक विकर्ण फाइंड करना है। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन है, तो आप कैसे फाइंड करोगे? AC आपको फाइंड करने के लिए बोला है। तो जैसे कि अभी जो फॉर्मूला निकाला था एक विकर्ण फाइंड करने का, तो वो क्या था कि A² प्लस B² एक टाइम में था, एक टाइम में क्या था कि B² प्लस C², मतलब जो भी हो आसन भुजाओं का माप ही तो रहेगा। तो इस वाले समकोण का आसन भुजा का माप 3 और 4 है, तो हम लोग उसी को पुट करते हुए AC की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो एक ही जगह पे हम लोग 3 को रख देते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और इसको हम स्क्वायर करके बस तोड़ना है हमें, जो कि आ गया हमारा √25, जो होता है हमारा 5। तो यहाँ पे ये सेंटीमीटर में रहा होगा, तो इसका जो यूनिट लगेगा वो भी क्या है, सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि ये जब सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ था तो स्क्वायर पे अंडर चढ़ा और वो बाहर आके सेंटीमीटर हो गया। तो कुछ इस तरीके से ही आप विकर्ण को फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्षेत्रफल। किसी भी एक काम को करने का एक ही तरीका नहीं होता है, बल्कि जबकि उसके रिजल्ट क्या है, एक ही होते हैं। कहने का मतलब उस काम को हम लोग अलग अलग डिजाइन अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं, जबकि उसका रिजल्ट तो हर एक टाइप से जैसे भी हम करें उसका रिजल्ट एक ही आएगा। तो यहाँ पे भी हमारा क्षेत्रफल का कुछ वैसा ही है कि हम लोग 3 डिजाइन यहाँ पे बनी हुई, तो हम लोग अलग अलग डिजाइन से निकाल सकते हैं, लेकिन क्या है, क्षेत्रफल हमारा उतना ही आएगा जितना कि किसी पहले फिगर से आएगा, या फिर जितना कि किसी दूसरे फिगर से, या फिर जितना कि किसी तीसरे फिगर से आएगा। जैसे कि कोई बच्चा जब स्कूल जाता है तो कोई पैदल स्कूल जा रहा है, तो कोई बस से स्कूल जा रहा है, कोई साइकिल से स्कूल जा रहा है, लेकिन वो जा कर रहा है, स्कूल जा रहा है। तो वैसे ही हम लोग तीनों फिगर से क्या करेंगे, क्षेत्रफल ही फाइंड करेंगे और सारा क्षेत्रफल एक ही होगा। तो अभी जब हम सबसे पहले वाले समलंब चतुर्भुज का यूज करते हैं तो इसकी वैल्यू चलो a है, इधर वाली वैल्यू b है, और इस तरफ की वैल्यू h है। h मतलब कि ये इस समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई है, इसलिए इसको h से लिख दिया, और इधर हम लोग वैल्यू दे देते हैं c। ठीक है, अब हमें इसका क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो जैसे क्षेत्रफल में बस इसमें तो किसी भी आपने देखा समचतुर्भुज, आयत, वर्ग, सारे में क्या हो रहा था, एक समकोण त्रिभुज तो था, लेकिन समलंब में क्या है, समकोण त्रिभुज हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हालांकि इसमें है, लेकिन फिर भी हम उसका यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो समकोण त्रिभुज बनेगा लेकिन दूसरा समकोण त्रिभुज हमारा नहीं बनेगा। जैसे कि ये वाला पोर्शन समकोण त्रिभुज दिखा रहा है, लेकिन ये वाला पोर्शन हमारा समकोण त्रिभुज नहीं शो कर रहा है। सो हम इस वाले मेथड का यूज करके फॉर्मूला नहीं स्टेब्लिश करेंगे। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देख लो, यहाँ सी से हमने एक रेखा खींच दी। अब यहाँ चलो कुछ नाम दे देते हैं, यहाँ पे नाम हम लोग इसका ई रख देते हैं, इस वाले पॉइंट का। तो इतनी जो रेखा है इसका वैल्यू कितना है, ए है, और ये नीचे वाली बड़ी वाली रेखा की वैल्यू बी है। अब इतनी जो रेखा है इसकी वैल्यू ए है, तो नीचे भी इतनी जो रेखा होगी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। ठीक ना, इस चीज़ को आप यहाँ देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। तो ये जो मैं बता रही थी कि ये डी सी हमारा जो कि ए है, तो ये जो ए ई हमारा बना है ये भी तो बिल्कुल सेम मेजरमेंट का है ना। ये इतना जो ए ई है ये डी सी के बिल्कुल बराबर है। ठीक, तो इसकी जो वैल्यू है केवल ए की वैल्यू ये भी हो जाएगी हमारी ए। यहाँ पे लिखती हूँ ए की वैल्यू भी क्या है, हमारी ए है, और डी सी की वैल्यू भी हमारी ए है। जबकि ए बी की वैल्यू क्या है, तो ये बी है, ए बी की वैल्यू थी हमारी बी। अब बताओ ये इस ई बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस ई बी की केवल अगर हम बात करें तो इतना आपको पता है कि बी ए है, और ये टोटल पता है आपको कि बी है। तो ई बी की वैल्यू कैसे पता करेंगे, तो बी माइनस ए जो है वही तो हमारा ई बी का वैल्यू होगा जब हम इसको इसमें से घटा देंगे। इतनी वैल्यू आपको पता चल गई। एक चीज़ आपको और भी पता है क्या, कि वो ए डी की जो वैल्यू आपको दे रखी है वो कितनी है, एच है, और बी सी की वैल्यू आपको पता है कि वो कितनी है, सी है। अब हम इससे क्षेत्रफल बहुत ही आसानी से निकालेंगे। तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर किसके होगा, तो ए ई सी डी का क्षेत्रफल, मतलब ये वाला, इस वाले पोर्शन का क्षेत्रफल, केवल इस वाले पोर्शन का क्षेत्रफल, ए ई सी डी का क्षेत्रफल, और इसमें जोड़ देंगे हम लोग त्रिभुज कौन सा, तो ई सी और बी, त्रिभुज ई सी बी का क्षेत्रफल। अब आपको दिख रहा है ए ई सी डी हमारा क्या है, ए ई सी डी जो हमारा है एक आयत दिख रहा है। ठीक, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई इसकी कितनी दे रखी है, ए है, चौड़ाई कितनी दे रखी है, तो एच है। अब इसमें ऐड करेंगे त्रिभुज ईसीबी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ईसीबी हमारा एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है। अब एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब इसकी आधार कितनी है, तो इतना का वैल्यू ईबी का वैल्यू हमें पता है बी माइनस ए है, तो रख देना है हमें बी माइनस ए, और इसमें हमें गुणा करना है ऊंचाई। तो ये वाली ऊंचाई है इसकी, तो ये यहाँ चलो सीधे, और ये कितना आपको दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग एच को रख देंगे। अब जस्ट हमें इसे सॉल्व करना है, देख लो एच दोनों ओर है, हम लोग इसको एच को कर सकते हैं बाहर, अंदर ए प्लस 1/2 और b माइनस ए है। जस्ट इसे हमें सॉल्व करते जाना है। a प्लस 1 b/2
जब हम इसको खोल दे रहे हैं तो -a/2 इतना आपको आ गया बच के। अब थोड़ा यहाँ हम लोग देख लेते हैं, इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो h तो है अंदर में, अब यहाँ पे देखो a है और -a/2 है, मतलब एक में से 1/2 जाएगा तो कितना बचेगा, तो a/2 बचेगा प्लस b/2। अब दोनों में देख लो क्या है, 2 1/2 है, तो यहाँ से 1/2 को हम लोग ले लेंगे कॉमन, और गुने में पहले से यहाँ h था तो बचा क्या, a प्लस b। अब इस यही हमारा आ गया इस समलंब का क्षेत्रफल। तो सिंपली यहाँ पे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने h गुने a प्लस b, जहाँ पे h क्या है तो समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई है, a प्लस b क्या है तो समलंब चतुर्भुज का जो समांतर भुजा है ना, समांतर भुजा कौन था, a था और b था, तो इन दोनों का योग, योग मतलब जोड़ यहाँ प्लस का चिन्ह है ना, तो a प्लस b हमने कर रखा है। इसी चीज को यहाँ पे बहुत अच्छे ढंग से लिख दिया, आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हो कि ए क्या है, समलंब की पहली समांतर भुजा, और बी क्या है, समलंब की दूसरी समांतर भुजा। चलते चलते हम लोग एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, जैसे कि ये कोई हमारा समलंब चतुर्भुज है जहाँ की आपको ए बी की लंबाई 4 सेंटीमीटर दे रखी है, डी सी की लंबाई 3 सेंटीमीटर और ए डी की लंबाई आपको 2 सेंटीमीटर मिली हुई है। तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो फॉर्मूला यहीं पे है, 1/2 लिख देंगे। ऊंचाई कितनी दे रखी है, तो 2 सेंटीमीटर है इस समलंब की, और इसके जो समांतर भुजा है 3 और 4, तो 3 और 4 को हमने क्या करना है, ऐड कर देना है। तो यहाँ पे देख लो 1/2 गुने 2 से 2 तो कट ही गया, तो 1/2 को अब लेके आने की कोई आवश्यकता नहीं। और ये 3 सेंटीमीटर था और ये 4 सेंटीमीटर यहाँ पे था, तो सेंटीमीटर तो एक पहले से है, और 4 और 3 कितना हो गया, 7, और यहाँ सेंटीमीटर, अब ये गुना हो गया तो कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका 7 सेंटीमीटर स्क्वायर इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आ गया। तो आपको ये सेशन, ये वीडियो पसंद आई है तो इसके लिए जरूर लाइक सब्सक्राइब करें।